1947 और 1948 में जब हम वहाँ से आए थे विस्थापित होके, तो हमें यहाँ देश ने, सरकार ने या यहाँ की जनता ने हमें कोई तवज्जो नहीं दी। और मेरे पास ऐसे ऐसे रिकॉर्डेड एविडेंस है कि कम से कम 20 जगह 1,000 लोगों को जिंदा जलाया गया। पीओजेके जो है हमने वापस लेना है। मेरी इच्छा है कि मेरे जीते जीते मैं अपनी मातृभूमि के दर्शन कर पाऊँ, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे पाऊँ। जम्मू कश्मीर का करीब 80,000 वर्ग किलोमीटर एरिया पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, लेकिन पीओजेके का मसला सिर्फ जमीन के टुकड़े का नहीं है, वहां के हजारों लाखों परिवारों का भी है जो कि 1947 में विस्थापित होकर जम्मू कश्मीर के इस तरफ के हिस्से में आए थे या फिर देश के अन्य राज्यों में जाकर बसे थे। पिछले 70 सालों में उन विस्थापितों की ना कोई चर्चा हुई, ना बात हुई, ना ही उनको किसी तरह का कोई कंपनसेशन या सुविधा मिली। आज हम पीओजेके के विस्थापित परिवारों से बात करेंगे, उनके दर्द को जानेंगे, उनके क्या प्लाइट्स हैं उनको जानेंगे। सबसे पहले हम वरुण गोस्वामी जी से बात करेंगे और उसके बाद हमारे साथ हैं कर्नल सोम प्रकाश शर्मा जी और हमारे साथ श्याम सुंदर जी हैं। सर, मुझे ये बताइए कि जब पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर की बात होती है, कश्मीर की खास तौर पर बात होती है, तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, लेकिन एक हिस्से की, जम्मू कश्मीर के एक हिस्से यानी पीओजेके के विस्थापितों की कभी बात नहीं होती, उनकी चर्चा नहीं होती, उनकी कहानी नहीं बताई जाती, उनका दर्द नहीं बताया जाता। यहाँ तक कि हमारे देश में लोग पीओजेके विस्थापितों के बारे में नहीं जानते। इस पर एक पीड़ित परिवार होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यही तो देश के साथ विडंबना हुई है कि हमें 1947 और 1948 में जब हम वहाँ से आए थे विस्थापित होके, तो हमें यहाँ देश ने, सरकार ने या यहाँ की जनता ने हमें कोई तवज्जो नहीं दी। हमें आज तक बुला के रखा हुआ, हमें याद ही नहीं करा किसी को कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हुए हैं। हमारी अपनी पहचान तक हमारी यहाँ ख़त्म करने की साजिशें होती रही सभी सरकारों की तरफ से। अगर हमारे साथ ऐसा ना हुआ होता तो ये जो 1987 से 90 तक कश्मीर के पंडितों के साथ या कश्मीर के हिंदू सिखों के साथ जो अत्याचार हुए हैं वो ना होते, क्योंकि हम इतिहास भूल चुके थे। इतिहास भूलना ही सबसे बड़ा दुखदाई था। वो भूलने की वजह से ही हमारे साथ ये सबके साथ आगे हुआ और आगे भी ऐसे ही संभावनाएं लगी हुई हैं। सर, मुझे ये बताइए कि पीओजेके के विस्थापितों के कितने परिवार हैं? ख़ासतौर पर आप पुंछ से हैं तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पुंछ का जो एरिया है, वहाँ के परिवार देश के किस किस हिस्से में बसे हैं, किस परिस्थितियों में रह रहे हैं, क्या स्टेटस है उनका, किस तरह के हालात में हैं, ये आप बताइए। मैंने जो पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाई पुंछ नाम दिया है हमने इसको, इस इलाके से जो लोग विस्थापित होकर आए उन्हें एक बड़ी साजिश के तहत पूरे भारत में बिखेर दिया गया है। आप महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उस वक्त बिहार राज्य में, यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन 7 राज्यों में इनको ऐसी ऐसी जगहों पर विस्थापित किया गया कि जो ये 5-5, 6-6 दिन पैदल चलकर बस स्टैंड तक आते थे, जहाँ ना पानी था, घने जंगल थे, डेजर्ट थे। राजस्थान में ऐसी जगह फेंके गए कि वो पूरा डेजर्ट था, वहाँ खारा पानी, लोगों के पास महीने भर में एक बार पानी का टैंक आता था। तो इनको ऐसी जगह, और उनकी जो परिस्थितियाँ उस वक्त थी, कितने ही लोग, जिनका मैंने एक स्टडी की है कि लोग बीमारी के अभाव में पहले तो ये वहाँ से विस्थापित आए, किसी के पास एक पैसा नहीं था, यहाँ पर आके मजदूरियाँ करी, और जिसको बीमारी हो गई, पास में चिकित्सालय ना होने के कारण वो बीमारी से ही घरों में ख़त्म हो गए। तो ये जो व्यवस्था थी हम लोगों की, विस्थापित होने के बावजूद भी, सरकार का नज़रअंदाज करके भी हम लोगों ने वो रास्ता नहीं चुना और वो इज्जत और इकबाल कि यानी हम अपना इज्जत भी मेंटेन करेंगे और हम अपना रोजी रोटी भी कमाएंगे, उसके ऊपर इन लोगों ने काम किया। अब ये देवलाली महाराष्ट्र में बहुत अच्छे परिवार बसे हुए हैं, अच्छा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में है, जमशेदपुर में है,
अभी उत्तराखंड रामनगर में है, गांव पिपलिया में है, रामपुरा में है, उसके बाद राजस्थान में चेक LC 3, 4, 5 में है, अलवर के अंदर ये बसे हुए हैं। अलवर में इनके करीब 13 गांव हैं जो छोटे छोटे गांव थे, अभी 60-60, 70-70 परिवारों के हो गए हैं। लेकिन सरकार ने जिस ढंग से इनको नज़रअंदाज किया था, इसी सिलसिले में इनकी कुछ मांगें लेकर, जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि इनको मिला क्या। दिल्ली में लोगों को सिर्फ 100 गज का प्लॉट दिया और उसके भी पैसे काट लिए गए। वो मालवीय नगर, गीता कॉलोनी, किंग्सवे कैंप, हकीकत नगर, RK पुरम। उसके बाद जो हमारे गांव में लोग थे उनको थोड़ी थोड़ी ज़मीनें अलॉट की और 3500 रुपये का मुआवजा दिया गया और उसके भी पैसे काट लिए गए कि ये ज़मीन के पैसे हम आपसे काट लेते हैं। 1947 में कितने परिवार होंगे जो कि POJK से स्थापित होकर मीरपुर से, मुजफ्फराबाद से, कोटली से, भिम्बर से विस्थापित होकर जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में आए थे या फिर देश के अन्य राज्यों में बसे थे? उनकी संख्या कितने परिवार होंगे, ये इसका सही अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं उनके मुताबिक 1947 में करीब 36,384 परिवार ऐसे थे जो कि POJK से आए थे, जम्मू कश्मीर में वो आकर बसे थे। इसके अलावा 10,065 परिवार ऐसे थे जो कि 1965 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में POJK से विस्थापित होकर जम्मू कश्मीर में आए थे। इसके अलावा करीब 5300 परिवार ऐसे हैं जो कि जम्मू कश्मीर में जाकर नहीं बसे, 1947 में ही देश के अन्य राज्यों में बसे थे। यानी कुल मिलाकर यह आंकड़ा 42,000 परिवारों से ज्यादा है। यह सरकारी आंकड़ा है जो कि सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, जम्मू कश्मीर सरकार के पास जो रजिस्टर्ड परिवारों के आंकड़े हैं उनके मुताबिक ये 42,000 परिवार थे जिनके जनसंख्या लाखों में इस वक्त है। सर, आप ये बताइए कि विस्थापन के बाद 1947 में जब आकर यहां पर आकर बसे विस्थापित, उनको कंपनसेशन के नाम पर क्या मिला पिछले 72 सालों में? आज वो किस हालात में हैं, उनको सुविधाएं क्या क्या मिली हैं? सरकार ने हमको 3,500 के बॉन्ड दिए थे जो 5 साल के बाद कैश होने थे, और उसके बाद लाजपत नगर में हमारी कम्युनिटी के लोगों को एक झोंपड़ी नुमा घर दिया गया और उसके एवज में उन्होंने वो 3,500 का बॉन्ड हमसे वापस ले लिया, और वो भी ज़मीन लीज पे थी, हमारे नाम नहीं थी। अलॉटमेंट हमारे नाम थी पर वो ज़मीन राष्ट्रपति की थी। काफ़ी वर्षों के बाद जगमोहन जी जब मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने हमसे लमसम पैसे लेके वो लीज होल्ड को फ्री होल्ड किया। उसके लिए भी हमको हज़ारों रुपए देने पड़े। सरकार ने सब मिला के हमारी ज़मीन जायदाद कंपनसेशन जो भी आप कह लें सिर्फ यही मिला, उसके अलावा एक नया पैसा नहीं मिला। भाई जो पाकिस्तान के अलग हिस्सों से जैसे मुल्तान से, सिंध से, पंजाब से जो लोग आए हैं उनको उनकी ज़मीनें भी मिली, चाहे वो हरियाणा में मिली हो, चाहे पंजाब में मिली हो या अन्य स्थानों पे भी मिली हो। तो ज़मीनें तो मतलब ही नहीं है। एक झोंपड़ी नुमा घर दिया गया, उसकी एवज में भी वो भी लीज पे दिया गया, जो टेम्परेरी हो या लमसम 3,500 रुपये का एकदम बॉन्ड दिए गए थे वो भी हमसे वापस ले लिए गए, क्योंकि आप जब सिलेंडर करेंगे वो बॉन्ड तब आपको एक झोंपड़ी देंगे और झोंपड़ी भी लीज पे देंगे, और लीज भी जो है जब फ्री होल्ड किया उसके लिए फिर हमसे चार्ज किया गया। इससे अलावा कुछ नहीं मिला। वरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 1947 में आपका परिवार मीरपुर से आया, आपकी पहली जनरेशन ने ये दर्द भोगा, वो क्या परिस्थितियाँ रही होंगी कि उन्हें मीरपुर से पलायन करना पड़ा? क्या हुआ था उन दिनों मीरपुर में? और कहा यह भी जाता है कि जो जम्मू कश्मीर का अधिमिलन हुआ वो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ, जबकि मीरपुर पर हमला ठीक एक महीने बाद 25 नवंबर पर हुआ। इस बीच में मीरपुर के कुछ लोग गांधी से भी मिले थे, नेहरू से भी मिले, क्या हुआ उस वक्त? ऐसा जब ही एक निश्चय करा गया कि मजहब के आधार पर देश का बंटवारा होगा, तो फाइनल हो गया कि एक हिस्सा जो पाकिस्तान बनेगा, बाकी एक हिंदुस्तान रहेगा। हमारे जो जम्मू कश्मीर इलाका था उसका कुछ फाइनल नहीं था तब तक,
लेकिन ये क्लियर था कि ये पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा। ये महाराजा का इलाका, महाराजा हरि सिंह जी का, और ये या तो अपना अलग रहेगा या हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, ये क्लियर था। तो उससे क्या करा कि वहाँ के जो लोकल मुसलमान थे मीरपुर में, वो जुलाई महीने में ही अपने पंजाब के इलाके में, जो पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से में जा रहा था, उस पंजाब के इलाके में शांति से, बिना किसी दंगा फसाद के, बिना किसी बात के, वो सारा अपना घर छोड़ के, अपना सामान लेके, सब चीज़ करके शिफ्ट हो गए वहाँ सारे से। अब जब 15 अगस्त को, 14 अगस्त को जैसे फाइनल हो गया, तब तक हमारे मीरपुर में कोई भी मुसलमान नहीं था। उस वक्त अपने घर छोड़ के जा चुके थे। लेकिन जो आसपास के गांव क्षेत्र थे मीरपुर के आसपास के, वहाँ पे दंगे शुरू हो चुके थे सितंबर के लास्ट में। तो वो लोग जो अपने घर बार छोड़ के वो मीरपुर में आ रहे थे, कह के मीरपुर सेफ़ है, ये महाराजी इलाका है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। तो क्योंकि यहाँ पे मुसलमान भी नहीं थे, कि सारे जा चुके थे पहले ही। सब जब वहाँ पे शिफ्ट हो गए तो उसके बाद एक तरह से हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करने लग गए कि हम तो सुरक्षित हैं। तो 22 अक्टूबर के लगभग मुजफ्फराबाद पे भी हमला हो गया। पूंछ के जो पलंदरी, मांग, बाग, ये तहसीलें थी जो पूंछ की अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, वहाँ पे भी हमला हो गया। सब जगह जब कोटली थी, सरसावा था, अंकर था गांव, वहाँ पे सब लोग जो शिफ्ट होके लगभग मीरपुर में आने लगे। कुछ जम्मू की तरफ निकल गए और पूंछ वाले कुछ वाया पूंछ रजौरी होके जम्मू की तरफ आ गए। और मुजफ्फराबाद के जो लोग थे वो, उनको कश्मीर पास पड़ता था, वो वहाँ से कश्मीर में निकल के आ गए। लेकिन कश्मीर में उस वक्त सबसे ज़्यादा धोखा हुआ, वहाँ पे अपनी ही कम्युनिटी ने धोखा दिया। वहाँ पे जो हमारे हिंदू सिख भाई थे, उन्होंने हमारे लोगों को वहाँ रुकने नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारा कल्चर बिगड़ जाएगा अगर तुम्हें यहाँ रुकने देंगे तो। उन्होंने कश्मीर से हमारे लोगों को भगा दिया। वो पैदल कश्मीर से 300 किलोमीटर जम्मू पड़ता है, वहाँ कश्मीर से पैदल 300 किलोमीटर चल के जम्मू तक पहुँचे वो। वहाँ अगर वो उनको वहाँ रोक ले जाता, उनको वो पनाह दे देते अपने भाइयों को, तो जो ये 90 में कश्मीर में त्रासदी हुई है ये कभी भी ना होती। तो जब यहाँ मीरपुर पे जब हुआ ये 26 अक्टूबर को जब विलय पत्र पे साइन हो गए, तो तब तो भैया भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी थी वहाँ की सुरक्षा देनी। तो तब तक वहाँ के कोई सुरक्षा के लिए कोई साधन नहीं मुहैया कराए गए, कोई यहाँ से सेना या सहायता कोई नहीं भेजी गई। जब बिल्कुल कन्फर्म हो गया वहाँ पाकिस्तान वालों को कि यहाँ मीरपुर में कोई नहीं आ रहा, तो विलय पत्र के 1 महीने बाद 25 नवंबर को जो पूरे JNK में लड़ाई लगभग ख़त्म ही हो चुकी थी, वहाँ पे जो उनके कब्जे में जा चुके थे इलाके, वहाँ पे उसको 25 नवंबर को उन्होंने हमला करा और लूटमार शुरू कर दी। जब वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी जो सिविल ड्रेस में थी और वहाँ के बलूच पठान वगैरह थे, उन्होंने जब हमला करा तो उसके साथ ही जो लोकल वहाँ के मुसलमान थे, जो हमारा शहर के रहने वाले निवासी थे, उसके पीछे वो भी वापस अपने घरों में लौट आए। तो उस वक्त हमारे कत्लेआम शुरू हो गया। हमारे वहाँ सबसे पहले उन्होंने घरों को लूटा और महिलाओं को लूटा। वहाँ पे 10 साल से 40 साल तक की एक भी मेरे मीरपुर की महिला सुरक्षित नहीं बची। उनको वहाँ से वो लूट के पाकिस्तान ले गए और वहाँ बताया जाता कि 1-1 रुपये में नीलामी करके बेची गई थी वहाँ की महिलाएं। मेरी माता जी, मेरी नानी भी जो एक गांव में पास में रहते थे, वो भी मीरपुर आ गए थे। तो मेरे माता जी नानी दोनों इकट्ठे घर से निकले, कुएँ में औरतें कूद रही थी, वो कुएँ पर चढ़ गई दोनों कूदने के लिए। और एक पठान ने मेरी नानी को तो कुल्हाड़ी सिर में मारी सीधी, वो वहीं पे कुल्हाड़ी से कत्ल हो गए, वहीं पे मर के गिर गई। कहती है काफरो, हम ये पानी कहाँ से पिएंगे, तुम इसको पानी को इतना गंदा कर रहे हो, तो हमारे पानी का साधन नहीं था तब, कुएँ थे, तुम करे। तो मेरे माता जी को क्या पता नहीं क्या हो, उसने उल्टी कुल्हाड़ी मारी, जिससे वो मरी नहीं। कुएँ से तो नीचे गिर गई लेकिन वो मरी नहीं। उस वक्त मेरे माता जी प्रेगनेंट थे। तो वो उसके बाद ये भागते हुए यहाँ से निकल के एक अली बेग की तरफ चले आए, जो लोग बचे थे। तो अली बेग में आके वहाँ पे घेराबंदी करी हुई थी। उस घेराबंदी में सारे हिंदू सिख सारे जितने थे वो सब पकड़े गए। वहाँ पे पकड़ के अली बेग में एक गुरुद्वारा था, उसे जला दिया गया था, खंडर भी बन चुका था लेकिन बहुत बड़ा गुरुद्वारा था। सब बंदी बना के वहीं रख दिए गए थे वहाँ पे। और सबसे पहले उन्होंने क्या करा कि जितने सिख कम्युनिटी थी, सिखों को सबको कत्ल करा। वहाँ पे मेरी जो जानकार में मेरे पिताजी के मित्र थे सरदार बेअंत सिंह, वो लास्ट सिख हैं मीरपुर के, जो सबसे लास्ट जिनका कत्ल हुआ, जिनकी हत्या हुई थी। तो वो सिफारिश ढूंढवाते थे किसी से कि भाई किसी को लोकल मुसलमान से मिलो, कोई जानकार हो तो उसे कहो कि मुझे कुल्हाड़ी से ना काटे, मुझे गोली से मारे। लेकिन मेरे पिताजी कहें कि उसको छुपा के रखा गया था सरदार जी को सामने बीच में, जो किसी जंगल में छुपा के रखा था। रात को जाके उनको एक आध रोटी दे आते थे वहाँ पर खाने के लिए। तो कहते मैं किसी को कहूँगा तो कहेंगे तूने सरदार छुपाया हो, सबसे पहले तो मेरे को मारेंगे।
फिर बहुत दिनों के बाद उन्हें ध्यान में आया, कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि आग जला के उसमें अपने दाढ़ी के केस और सिर के केस जला लो उसे। तो उन्होंने केस जला लिए, लेकिन वो दाढ़ी के पूरे केस ना जला पाए क्योंकि सेक लग रहा था, वो नहीं जला पाए। तो फिर भी उनको एक दिन बाई चांस एक पठान ने देख लिया, नज़र पड़ गई उसके, पठान ने उन्हें गोली से मारा। उनकी अंतिम इच्छा समझ लो कि पूरी। मैं आज भी, मेरे पिताजी उनका श्राद्ध करते थे क्योंकि उनका परिवार ख़त्म हो गया था। आज भी मैं उनका श्राद्ध करता हूँ और वहाँ के एक भी सरदार बच के नहीं आया। इसके बाद जब अली बेग में वहाँ पे बंदी बना के रखे गए थे, वहाँ से रोज़ 10-12 लोगों को ये निकाल के ले जाते थे, यंग लोगों को, जवान लोगों को, कि चलो वहाँ पे हिंदुस्तान में तुम्हारी ज़रूरत है, वहाँ पे उनको सेवादार चाहिए, वहाँ पे कार्यकर्ता चाहिए, तो तुम्हें हिंदुस्तान भेज रहे हैं। वहाँ पे झेलम नदी के किनारे पे ले जाते थे, उनको लाइन में खड़ा कर देते थे कपड़े उतार के, यहाँ तक कि उनके अंडर गारमेंट भी उतार लेते थे। कहते काफरो, मरने के बाद तुम्हारा जो अंडर वेयर है ये भी हमारे काम का नहीं रहेगा, वहाँ में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम तो मारी रहे हो, तुम क्या करोगे, वो भी उतरवा लेते थे। और वहाँ एक सिल्ली रखी हुई थी, बड़ा पत्थर, एक सिल्ली, उसके ऊपर उनका सिर रखा के ऊपर से कुल्हाड़ी मारते थे, कुल्हाड़ी से काट के और झेलम नदी में गिरा देते थे। वहाँ मेरे पिताजी, मेरे को इसलिए जानकारी इस बात की है कि वहाँ पे वापस तो कोई आता नहीं था। मेरे पिताजी वहाँ 3 बार बच के आए। ऐसे ही हो गया कि उनको जब ले जाते थे वहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉई थे, जो हमारी खेती का काम करते थे, वो मुसलमान थे सारे। तो वो उन्हें कहते थे, अरे ये पीर फ़कीर आदमी है, तुम गुनाह कर रहे हो, इसको क्यों मार रहे हो। वो 3 बार वो छुड़वा के ले आए पिताजी को, और पिताजी ने इसलिए वो लाइव अपनी आँखों से देखा है वो मंजर जो, इसलिए उन्होंने बताया मुझे, तो इसलिए वो जानकारी है वहाँ पे तो सिख तो एक भी सिंगल भी, वो जो सिख औरतें थी, औरतों के क्या करते थे, वो गोदी में जो बच्चा होता था उस बच्चे को एक बांस के आगे लगा हुआ था लोहे का नेजा बोलते थे उसको, वो लेके मार के गोदी का बच्चा उठा के उसको हत्या कर देते थे और उस औरतों को ले जाते थे। सबसे पहले तो उन्हें सिख औरतें लूटी उन्होंने, उसके बाद फिर तो सभी औरतें, उसके बाद तो एक देखिए स्टार्टिंग उन्होंने सिख औरतों से करी थी, और कत्ल भी सबसे पहले सिखों का करा। सारा मीरपुर में इतना बड़े आबादी सिखों की थी कि वहाँ पे गुरुद्वारा जो बताते हैं, कहते हैं इसको टक्कर देता था, अमृतसर के दरबार साहब को टक्कर देता, इतना बड़ा गुरुद्वारा था वहाँ पे इतनी ज़्यादा सिख कम्युनिटी थी, जिनमें एक सिंगल भी सिख वहाँ से बच के नहीं आया। सिख ही क्यों? उन्होंने, क्योंकि सिखों से तो शुरू से ही रहा, इनके तो जितने गुरु भी हुए हैं उनके भी मुगलों से ही युद्ध रहे, क्योंकि ये जो थे ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सबसे आगे यही आते थे। तो उनको था कि जब इन हिंदुओं को काफर, वो तो हिंदू बोलते नहीं थे, वो तो काफर बोलते थे, चाहे सिख हो चाहे हिंदू हो। हिंदू में तो अब हम कहते हैं, अब जातिवाद में आ जाते हैं, लेकिन कोई भी हो, मतलब हिंदू तो हिंदू है, तो वो हिंदू ना हिंदू बोलते थे ना सिख बोलते थे, वो सबको काफिर बोलते थे। तो ये कहते काफिरों को जो सुरक्षा दे सकता है तो वो सिख दे सकते हैं, पहले इनको जो सुरक्षा देने वाले हैं पहले इन्हें ख़त्म करा जाए। तो सबसे पहले उन्होंने सिखों को ख़त्म करा, उसके बाद सारे हिंदुओं को। एक मुझे एक किस्सा एक याद आ रहा है। मैं इस कम्युनिटी के जितने लोग हिंदुस्तान में जहाँ रहते हैं, अलग अलग सूबों में मैं जाता रहता हूँ उनसे मिलने के लिए। तो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी इस कम्युनिटी के पुरोहित थे वहाँ पे, महाराजा हरि सिंह के भी पुरोहित रहे हैं वो। तो मेरा उनसे संपर्क में जब नाम बताता हूँ कि जी मैं गोसाई जी का छोटा बेटा हूँ, तो वही इतना ही परिचय मेरा बहुत होता है। वो कहते हैं अच्छा जी, बहुत सम्मान देते हैं, मिलता हूँ। ऐसे चंडीगढ़ एक प्रोग्राम में गए थे, वहाँ पे मीरपुर वालों को मैं वहाँ बुलाया था हमने, वो उनसे मिलने के लिए मीटिंग सा करा था छोटा सा। तो वहाँ पे एक सरदार जी भी थे, लगभग 90 साल की उम्र की, मुझे नाम थोड़ा मैं ध्यान से उतर रहा है मेरे। तो वो कहने लगे जी मैं मीरपुर का हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आप सरदार जी मीरपुर के नहीं हो सकते, आप पिंबर के होंगे, कोटली के होंगे, सरसावा के होंगे, किसी दूसरे तहसील के होंगे, जिला मीरपुर होगा आपका। कहते नहीं जी मैं तो खास मीरपुर का शहर का ही हूँ। मैं कही मीरपुर शहर का तो मैं जानता हूँ, सबसे लास्ट सिख जिनकी हत्या हुई थी वो सरदार बेअंत सिंह नाम था उनका, उसके बाद तो कोई सिख और बचा ही नहीं। तो आप कैसे? कहते हाँ ऐसा ही था कि मेरे को भी उन्होंने कुल्हाड़ियों से काट दिया था और एकदम से मुझे मार के फेंक गए थे, लेकिन रात को पता नहीं कैसे हुआ मेरे अंदर चेतना सी आ गई और मैं उसी जख्मी हालत में उठ के चल पड़ा और यहाँ पे बॉर्डर पार करके यहाँ पे हिंदुस्तान के इलाके में मैं पहुँच गया, यहाँ मेरा इलाज हुआ और मैं जिंदा आज बचा हुआ हूँ। वो लास्ट एक ही सरदार जी मुझे मिले हैं जो वहाँ पे वो भी मरने के बाद ही दोबारा जिंदा हुए, समझ लो। वो तो उन्होंने तो मार दिए, एक भी वहाँ सिख जिंदा नहीं बचा वहाँ पे पूरे मेरे मीरपुर में। और वहाँ पे महिलाओं को तो मेरे जो एक नानके परिवार की थी, उन्होंने वो बताते थे, उन्होंने 10-11 औरतें थी उनके घर की, उन्होंने घर का सारा फर्नीचर घर के बीच में रख के और लकड़ी जलाने वाली बीच में रखी और छतों पे चढ़ के सब महिलाओं ने उसमें कूद के अपना संस्कार अंतिम संस्कार भी खुद अपने हाथों से कर लिया कि हम मुसलमानों के हाथ में नहीं जाना चाहती, इसलिए उन्होंने सब परिवार वहाँ। ऐसे बहुत सारे लोगों के बाद में सुनते हैं हम। सर उस वक्त जो हुआ वो तो बेहद दर्दनाक रहा, लेकिन उसके बाद आपके परिवार की जर्नी, आपकी पर्सनल लाइफ में आप किस तरह का दर्द आपने देखा, आपकी पर्सनल जर्नी कैसी रही?
हम तो इतने दुर्भाग्यशाली हम लोग थे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें बड़े बड़े दूर दूर बिखेर दिया गया और छोटे छोटे 20-20, 25-25 परिवारों के गांव बसाए गए और इसके अंदर किसी के पास कोई पैसा नहीं। हमारे जब गांव 3 छोटे छोटे गांव आसपास बसे, पिपलिया रामनगर के पास में है, रामपुरा और एक शर्मा फार्म करके जगह है, वहाँ बसे। तो हम लोगों के पास, मेरा जन्म 1957 का है और 62-63, 62 की वॉर में थोड़ा थोड़ा हमारे होश संभालने लगे। 65 तक मैं अभी भी कह सकता हूँ कि हमारे घर में 3 आने नहीं होते थे प्रॉपरली और हम 7 भाई बहन थे। और हमारा ब्रदर, एक जो बड़ा ब्रदर था, फौज में भर्ती हुआ, तो उन दिनों उनकी तनख्वाह जो टोटल 22 रुपये होती थी। हमारे पिताजी सामाजिक कार्यों में बीए पास होने की बजाय इन सारे राज्यों में जाते थे और लोगों के कागजी कार्रवाई में मदद करते थे और वो पूरी वहाँ के सरपंच के न्याय सरपंच थे और फ्री सेवा थी। तो हमें उन्होंने बच्चों को ये बोल दिया कि आप अपना कमाओ और अपना खाओ, घर को आप लोगों ने चलाना है। तो मैं छोटा था, हम लोगों के घरों में धान की रोपाई करते थे खेतों में। 3 आने, हमें 3 भाइयों को 1 आना करके 8 घंटे के मिलते थे और मई जून के महीने में कुछ नहीं होता था तो वहाँ पर हमारी यहाँ सड़कें बनती थी। तो एक भाई पत्थर तोड़ता था, एक भाई टोकरियाँ भर के जाकर रोड पे डालता था और इस तरह हम दोनों मिलके हमारे को 7 रुपये 35 स्क्वायर फुट के 1 हफ्ते में दिए जाते थे। वो पैसे इकट्ठे करके हमारी 2 छोटी बहनें, भाई और हम लोग सारे पढ़ते थे स्कूल की फ़ीस। और वहाँ पर एक ये कानून था कि हमारी किसी की स्कूल की फ़ीस माफ़ नहीं होती थी। हमें ये कहते थे कि आप लोग तो विस्थापित हैं, आपको 3500 रुपये मिल गए हैं। और भाई साहब ने जैसे बताया कि वो 3500 रुपये दिए, बाद में काट पहले लिए थे, लेकिन कुछ ज़मीनें हमें ज़रूर अलॉट हुई थी और उन ज़मीनों में ये था कि इतना बड़ा बड़ा घास, ऐसे व्यावान जंगल, मैंने अपनी आँखों से 7 साल के बच्चे ने 50 फुट पे शेर को बैठा हुआ देखा। अच्छा हुआ उसने हमला नहीं किया, नहीं तो मैं शायद आज आपके सामने बैठा हुआ ना होता। वो जानवर मार के खा रहा था कि हमारे घरों के पास शेर आते थे, रोज़ रात को एक जानवर उठा के ले जाते थे। तो ऐसे इलाकों में हमें डाला गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे गांव के आसपास जितने भी साथों मुस्लिम भाइयों के गांव हैं, सब जगह चोरियां करते थे। हमारे गांव में हर महीने में बाहर से बाल्टियां तक भी उठा के ले जाते थे। तो सब खुले घर, छप्पर बने हुए, पुराने पुराने छप्पर, और सारी रात बरसात में लीक करते थे। सारी रात हम कभी एक जगह बाल्टी रखनी, कभी दूसरी जगह बाल्टी रखनी, पैसे ही नहीं थे। और मैं अभी भी दावे के साथ कहता हूँ और हकीकत में कह रहा हूँ कि जब हम भाई 12वीं में पढ़ने लगे तो वो बहुत बुरी हालत थी घर में। बाबूजी की भी आंखें ख़राब हो गई, वो समाज सेवा से हट गए थे। तो हमें 20 किलोमीटर जाना पड़ता था 12वीं के पढ़ाई के लिए। तो हमें लास्ट में 3 महीने हमने सोचा कि किसी का घर किराए पे ले लेते हैं और पढ़ाई करते हैं। ये मेरा अकेला नहीं है, हमारे उन पूरे 70 परिवार जो उन 3 गांव में, हर बच्चे का यही कहानी है। हम सभी गांव में सबसे पहली साइकिल हमारे फादर ने खरीदी और उन्होंने किराए पर, किस्तों पर, 2-2 साल की किस्तों पे, साइकिल की कीमत ही 35 रुपये होती थी, तो 2 साल की किस्त पे हम लोग लेते थे। ऐसा था, अभी भी शायद उनके बच्चे चला रहे हैं, हरबंस लाल काशीपुर, वो 6 महीने में हमसे आके अनाज ले जाते थे। हमारे पास किस्त नहीं, पैसे नहीं होते थे कि हम उसको किस्त दे दें। तो 6 महीने के बाद उसको जो 8 आने होते थे उसका वो अनाज लेके जाते थे अपने परिवार के लिए। तो 3 आने में हम लोग अपने गांव से बस में बैठते थे, 6 पैसे किराया होता था, तो 2 भाइयों के 2 आने लगते थे। 1 आने में हम पूरा हफ्ता काशीपुर में किसी के घर में रहकर पढ़ाई करते थे और फिर बाद में इम्तिहान देते थे। और जब दोनों भाइयों की किस्मत अच्छी थी, पहली बार ही हमने 12वीं अच्छी तरह नंबरों से पास की। फिर हम जब फौज में गए तो हमारे परिवार में काफ़ी सुधार हुआ और आज हमारा गांव जो है 3 साल से लगातार बिल्कुल
एक किस्म से हम लोग बिना कुछ भी नहीं लेकर आए थे। एक समझो कच्चे बनियान में आने वाले लोग, हमारा गांव 4 से 5 बार सबसे बेस्ट गांव जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। और आज उस गांव में कोई गली कच्ची नहीं है, कोई घर कच्चा नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसके अंदर हम 4 आर्मी अफसर हैं, बड़े कर्नल रैंक्स तक पहुंचे हैं। एक एयर फोर्स में एयर वाइस मार्शल बने हैं, ऑलमोस्ट नंबर 2 पोजीशन से रिटायर हुए हैं। 17 से 18 वकील हैं, 25-30 इंजीनियर बच्चे हैं। लेकिन सब अपने मेहनत से, कोई भी अपराधी नहीं बना। बाकी रहे जो दूसरे गांव में मैं जब जाता था तो फिर हमने एक छोटी संस्था शुरू करी थी, वो मेरे को बाद में बीमारी के कारण बंद करनी पड़ी। हमने हर घर से, उस ज़माने में 3 पैसे इकट्ठा करते थे। हमने एक गांव की किट्टी बनाई, गांव बैंक, ग्रामीण बैंक। बहुत गरीब थे हमारे गांव में, खाने के पैसे नहीं थे। तो हर महीने हम पूरे गांव से जो हमारे थे 1-1 पाव आटा इकट्ठा करते थे। वो इकट्ठा करके 10 परिवार, जो हम 40 में से 10 गरीब थे, उनके घरों में देते थे। फिर हमने 3 पैसे गांव से, आप मानोगे नहीं, कभी रोना भी आता है, कभी हंसना भी, कि ऐसे ऐसे परिवार थे जिनके पास महीने में 3 पैसे नहीं होते थे कि वो हमें 3 पैसे गांव की किट्टी के लिए दे सके। तो उसमें हमारे गांव में 3 थोड़े समर्थ लोग थे। जैसे हमारे पिताजी थे, उनके पास हमेशा 10 रुपये 15 रुपये रखते थे। तो हमने उन परिवारों के नाम डाल के अपने घर से उनके लिए थोड़ा पैसा डालते थे, क्योंकि तब तक हमारे बड़े भाई फौज में हो गए थे और मैं भी धीरे धीरे फौज में जाने की तैयारी कर रहा था। और 3 भाई जो जवान हो गए थे, उन्होंने खेती संभाल ली। तो उससे हमारे गांव की जो, हमने पूरे गांव की कम्युनिटी खेती होती थी, मजदूर नहीं करने की हिम्मत होती थी, तो कम्युनिटी खेती से हमारा गांव बढ़ा। और वही हमने, मैं राजस्थान गया, मैंने उनके गांव में भी कम्युनिटी खेती शुरू कराई। उनके एक समन्वय बैठाया, सब लोगों को मिलाया, एक ग्रुप बनाया, कम्युनिटी बनाई। अभी राजस्थान में कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को कि कम्युनिटी हॉल बनवाएं। तो इस ढंग से हम लोग बहुत ही गरीबी से निकल के और अपने भारत सरकार में इतना बड़ा योगदान किया। लेकिन कोई भी, आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे बड़े आतंकवादी नहीं बनना, ये कर अपराध बनना, ये लगता है हमारे विस्थापित जो हम लोग आए हैं, हिंदू समाज बोले, ये हमारे जीन में ही नहीं है। हम अपराध का सोचते ही नहीं। और इस अवस्था में पहुँचे हैं कि आज भी हमारे गांव में हम एक योजना चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वरुण जी भी गए थे कि सारे गांव को फिर इकट्ठा करके उन बच्चों का, मैंने एक पुंछी परिवार करके समाज शुरू किया है और हम लोग उसमें काफ़ी जुड़े हुए हैं। बच्चों को एक दूसरे को सही रास्ते पे भारतीय नागरिक होने के नाते आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, 70 सालों में जो हुआ उसको तो कंपनसेट करना मुश्किल है। हाल ही में मोदी सरकार ने हालांकि आर्थिक सहायता देने की बात कही है। 36,000 परिवार को जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनको 5.5 लाख रुपए मिले भी हैं। जम्मू कश्मीर से अलावा जो अन्य राज्यों में जो 5300 परिवार रहते हैं उनको भी 5.5 लाख देने की घोषणा की गई है। क्या लगता है अभी तुरंत क्या करना चाहिए जिससे विस्थापितों के दर्द को थोड़ा मरहम लग सके? ऐसा है कि जो कष्ट हुए मेरे परिवार ने सहे, उसका तो कुछ भरपाई हो नहीं सकती। पर लेकिन अभी 5.5 लाख रुपए जो हैं वो हमारे परिवारों के लिए तय नहीं हुए अभी तक, और हुए तो मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। वो जो 5.5 लाख रुपए उनको दिए गए हैं कि जो लोग जम्मू के अंदर सेटल हैं, पीओजेके से जो लोग आए हुए हैं और उसके बाद जम्मू में जो सेटल हुए, उनके लिए ये योजना बनाई गई। उसके बाद जब हमारा डेलीगेशन जो गया जितेंद्र सिंह जी से मिलने के लिए, तो पता नहीं ये उनको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद जो नया जो एक इन्होंने सर्कुलर जारी किया, उसमें ये कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर को छोड़ के चले गए थे और उसके बाद वापस 300 फैमिलीज आए, उनके लिए भी है। पर जो जम्मू कश्मीर में सेटल नहीं अभी या पहले, उनके लिए मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि कोई योजना आई हो। जब आएगी तो तब की बात की जाएगी, अभी तक तो मेरे को लगता नहीं कुछ मिले।
सर आप बताएं कि जब मीरपुर के लोग 1947 में हमला होने से पहले एक प्रतिनिधि मंडल आया था, वो दिल्ली आया, नेहरू से मिलने की कोशिश की, गांधी से मिले, पटेल से मिले, आपने कहा कि वहाँ हमला हो सकता है। अब कुछ क्या सहायता मिली इस वक्त परिवारों को, पीओजेके के मीरपुर के लोगों को भारत सरकार की तरफ से? हमला होने से पहले जब ये सितंबर की बात है, सितंबर 1947 की, हमारे कुछ लोग जो थे जो जम्मू में रह रहे थे, जिनमें एक मेहरचंद महाजन थे, वो जम्मू में ही थे, मीरपुर के थे वैसे वसनीक, तो वो एक प्रतिनिधि मंडल लेके यहाँ दिल्ली में आए थे कि मीरपुर की घेराबंदी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, तो वहाँ इनके लिए सुरक्षा भेजी जाए। तब ये आके नेहरू जी ने इनको समय नहीं दिया मिलने का, तो ये गांधी जी के पास गए। तो गांधी जी ने क्या कहा, अरे मेहरचंद तू कैसी बातें कर रहा है, मीरपुर में कौन घेराबंदी कर रहा है, कहाँ कोई आ रहा है पाकिस्तान वाले, वहाँ तो घुटने घुटने तक बर्फ़ पड़ी हुई है। जब उनको भूगोलिक स्थिति नहीं, हम तो हैरान हो गए कि ये इतने बड़े देश के नेता और उनको भूगोलिक स्थिति नहीं पता कि मीरपुर में तो कभी बर्फ़ उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी थी, बर्फ़ होती कैसी है। वो तो जैसे दिल्ली का मौसम है वैसे ही मीरपुर का मौसम है। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है तुम आए हो तो तुम ऐसा करो एक बार पटेल से मिल लो। तो ये लोग पटेल जी के पास गए, तो पटेल जी ने साफ कह दिया कि देखो मैं इसमें कोई आपका मदद नहीं कर सकता। अब नेहरू जी अगले हफ्ते जम्मू में आने वाले हैं दौरे पे, तो आप वहाँ उनसे मुलाकात करना। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने कोई मदद नहीं करी। मीरपुर में किसी ने, जहाँ भारत सरकार ने हमारी सहायता के लिए कोई सेना नहीं भेजी, बड़ी दिक्कत वहाँ से बार बार वहाँ से प्रतिनिधिमंडल आके यहाँ कहें इनको कि वहाँ पे सुरक्षा के लिए कोई साधन करो, तो मीरपुर में कोई पाकिस्तान में हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मीरपुर के अंदर में एक भी मुसलमान नहीं था शहर के अंदर उस वक़्त। तो ये लास्ट में जब बिल्कुल एक जंगल जगह बताते हैं 30-40 मील दूर है मीरपुर से, वहाँ पे जो हमारी सेना आई हुई थी उसको भी आदेश आ गए कि तुम आगे नहीं बढ़ोगे, आगे नहीं जाओगे, यहीं रुके रहोगे। जब वहाँ की इनकी खबर वहाँ पे पाकिस्तान वालों को पहुँची कि यहाँ मीरपुर में सेना को मना कर दिया गया जाने के लिए, तब 25 नवंबर को, मतलब विलय के 1 महीने बाद वहाँ पे पाकिस्तान ने हमला मीरपुर पे करा और आते ही सीधा कत्लेआम शुरू कर दिया। और हमारे लगभग 18-20 हज़ार की आबादी थी और 18-20 हज़ार लोग जो हैं आसपास के क्षेत्रों से अपने आप को सुरक्षित बना लेने के लिए मीरपुर में आए हुए थे। उनमें से आधा शहर, आधी आबादी, मतलब लगभग 18,000 का टारगेट बताते हैं, 18,000 लोग जो हैं वो एक हफ्ते में ही कत्ल कर दिए गए थे वहाँ पे। और महिलाएं तो लूट ही ली थी सारी, घर जायदाद जो घर का सामान था वो भी सब लूट गया। सर आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए अभी पीओजेके के जो स्थापित हैं उनको, क्या पीओजेके के लिए गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो 24 सीटें रिजर्व रखी गई हैं, क्या उसके लिए देश में रह रहे पीओजेके विस्थापितों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए, उनसे लोगों को चुना जाना चाहिए? किस तरह का अधिकार या फिर किस तरह की मांगे आपकी अभी हैं? इसमें हमारी जो विस्थापित कम्युनिटी पीओजेके के जेकेएफ के जितने भी मेंबर्स हैं, हमारी जो 24 सीटें पीओजेके की सरकार ने मान्यता दे रखी है, उसके अंदर से करीब 1/3 के जो विस्थापित कश्मीरी, तो मैं साथ में जो पुंछ इलाके से, मीरपुर इलाके से आए हैं, 1/3 के अनुसार भारत में है। और इस हिसाब से करीब 8 सीटें इनकी बनती हैं। और हम भी चाहते हैं कि जो भी भारत में ये विस्थापित रह रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन इनको दिया जाए। और जब तक पीओजेके भारत का अभिन्न अंग दोबारा नहीं बनता, इनको ये जो भी भविष्य में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो भी असेंबली बने या लेजिस्लेटिव काम हो, उसके अंदर इनको भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। साथ ही जो भी सरकार ने उस वक्त मान्यता दी, किसी भी हमारे विस्थापित को किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स में, किसी भी सरकारी योजना में कोई लाभ नहीं दिया। और उसका ये असर हुआ कि कई हमारे परिवार जो आज भी हैं एक बड़ी ही गरीबी में गुजारा कर रहे हैं।
और एक मेरी बहुत ही गहरी प्रार्थना है, और वो ये, हमारी भाषा बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पहले भी लोग इस पे व्यू दे चुके हैं। हमारी पुंछी पहाड़ी भाषा थी, बहुत ही मीठी, कहते हैं किसी ज़माने में ये फ्रेंच भाषा के बराबर थी, बड़ी मीठी भाषा है। तो कुदर जुलनाएँ, एवरीवेयर वर्ड इज़ ए रेस्पेक्टफुल वर्ड। आप तुसा क्या करने हो, इस भाषा को जागृत करने के लिए हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद मिले, तो हम चाहते हैं कि हम इस भाषा को, मैंने एक शुरू कर रखा है पुंछी परिवार में, पुंछी हिंदी डिक्शनरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हर बच्चे को बोलता हूँ कि जिसके बुजुर्ग माँ बाप जिंदा हैं वो उस शब्द जो हैं पुंछी के, उस मेरे साथ उसमें फेसबुक में शेयर करें। और एक डिक्शनरी कंपाइल कर रहा हूँ, करीब करीब 2000 शब्दों को मैं कंपाइल कर चुका हूँ। और आशा है कि मैं जब हो जाएंगे 5-10 हज़ार शब्द, तो एक उसको डिक्शनरी के तौर पर पब्लिश करूँगा। और अपने जितने भी समाज के बच्चे हैं, जो पुंछ की, पलंदरी, सुधनोती, बाग, रावलाकोट और मंग जो इलाके से लोग आए हैं, उनके परिवारों को मैं जानता हूँ, हम उनको वो डिक्शनरी देंगे ताकि उनके बच्चे भी आगे हमारी भाषा को, इस पुंछी भाषा को समझ सकें। सर, पीओजे के विस्थापित भी आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के बड़े विक्टिम थे। विस्थापितों को, पीओजे के विस्थापितों को उनके अधिकार नहीं मिलते थे, मौलिक अधिकार जो उनके हैं उनका हनन उनका हो रहा था। लेकिन अब ये हट गया, एक बड़ा हर्डल पीओजे के विस्थापितों का ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या पीओजेके में विस्थापितों की घर वापसी संभव हो पाएगी? क्या पीओजेके हमें वापस मिल पाएगा? क्या आपकी घर वापसी, आपके अपनी सरजमी, अपने घर, अपने मीरपुर वापस हो पाएगी? आपको क्या संभावना लगती है? मैं पूरा आशावान हूँ। जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने संकल्प भी किया है, और भारत सरकार का एक प्रस्तावना पास भी, एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ है कि पीओजेके जो है हमने वापस लेना है। और मेरी इच्छा है कि मेरे जीते जीते मैं अपनी मातृभूमि के दर्शन कर पाऊँ, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे पाऊँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और मेरे को पूरा विश्वास है, अब ये जीवन काल में होगा या नहीं होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पर ये एक दिन होगा जरूर, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपके पहली जनरेशन ने तो इस नरसंहार को खुद झेला, आपने भी उस दर्द को लगातार पिछले 70 सालों में लगातार झेला। नई जनरेशन इसको किस तरीके से देखती है? नई जनरेशन जो है, क्या नाम उसका, अब मैंने तो मुक्त भोगी देखे हैं। मैंने अपने माता पिता को देखा, दादा दादी को देखा, उनकी पीड़ा को देखा, उनकी परिस्थितियों को देखा, वो कैसे रहते थे, उनकी चर्चाएं होती थी। हमारी कम्युनिटी में जब मैं 25 नवंबर को हम विस्थापित हुए, और लगभग 50 साल से हम शहीदी दिवस मनाते हैं। तो जब मैं छोटा सा था, तो मैं अपने जो मेरे दादा थे, मेरे पिता थे, ना दादा रहे ना पिता रहे, वो लोग जो बैठ के चर्चा करते थे, तो मैं बड़ा उसको ध्यान से सुनता था। तब परिस्थितियां भी अलग तरह की थी। पर आज की जो कम्युनिटी, हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, वो कंसर्न तो है, पर जो जज्बा हमारे मन में है, जो पीड़ा हमारे मन में है, वो पीड़ा उनके मन में नहीं है। आपको क्या लगता है पीओजेके में आपकी वापसी को लेकर आप कितना आशावान हैं? क्या लगता है कि क्या ये कभी संभव हो पाएगा? आपके जीते जी ऐसा संभव हो पाएगा? आप किस तरीके से इसको देखते हैं? हमारा जी, हम तो दिल से ही, शुरू से ही हमारी इच्छा रही है कि हम वापस मीरपुर में ही जाएं, जहां मेरे घर थे। अभी मेरे एक परिवार के सदस्य ने वहां पे अपना रिकॉर्ड निकलवाया जम्मू में, तो उनका 160 कनाल ज़मीन उनके नाम से वहाँ पे कागजों में दिखाई गई। जबकि हमारे को पता, हमारे पिताजी बताते थे कि हम, जो हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, सारे एक एक बच्चा ही रहा उनका, हमेशा आगे आगे, इसलिए हमारे परिवार की ज़मीन बढ़ती नहीं रही, और भी खरीदते रहे। ये हमारी तो 200 कनाल से ज़्यादा ज़मीन है वहाँ पे। हम तो शुरू से ही चाहते थे कि यहाँ पे हमें आके पठानकोट में 5 मरले ज़मीन मिली, और तो कनाल होता है 20 मरले का एक कनाल होता है, तो जो 200 कनाल से ज़्यादा जो ज़मीन हमारी
जो हमारे कब्जे से निकल गई, ज़बरदस्ती दूसरों के कब्जे में चली गई, उसके बदले में हमें पठानकोट में 5 मरले मिली और 5 मरले में भी 2 मरले के या 3 मरले के सरकार ने पैसे लिए, पेमेंट ली हमसे। मतलब उसमें भी हमारे अपने पैसे दे के वो भी ली, उतने इसमें रह रहे हैं तो हमें तो भैया रहता ही है कि हम वापस जाएं। दूसरी बात ये तो मैं खुद अपने पैसे से भी मैं वापस जम्मू अपने में हमारी जन्मभूमि तो चलो मैं पैदा पठानकोट में हुआ, लेकिन अपनी मातृभूमि तो मैं अभी भी अपने मीरपुर को ही मानता हूँ। मेरे को तो वहाँ पे शुरू से को मैं अपने सोसाइटी के साथ, बच्चों के साथ कभी नहीं खेला हूँ, मैं अपने बुजुर्गों में ही रहा हूँ। मेरा अपना बचपन भी जो मैं 5-6 साल का जब से होश में हूँ तो मैं बुजुर्गों के साथ ही बैठा हूँ। मैं कभी अपने हम उम्र के साथ कभी खेला भी नहीं। मेरा आज भी कोई भी हम उम्र, कोई मेरा जो जहाँ स्कूल में पढ़ा हूँ मैं पठानकोट में जैसे रहा हूँ, मैं 83 तक मैं पठानकोट रहा हूँ, 55 की मेरी बर्थ है, कोई मेरा दोस्त नहीं है। मैं बुजुर्गों के साथ ही रहा हूँ, मेरे बुजुर्गों से मिलना गिलना, इसलिए मेरा पूरे हिंदुस्तान में भी अगर संपर्क है ना जो POJK के लोग हैं, इसी वजह से है कि मैं शुरू से बुजुर्गों के साथ ही उठा बैठा हूँ। मैंने खुद अपने पैसे से भी जाके इच्छा रखी कि मैं जाके लूँ, लेकिन हम 5300 परिवार जो उस वक़्त अपनी मर्ज़ी से नहीं, वहाँ की सरकार के आदेश से, सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा था कि हमारे पास इतने लोगों को रखने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इन्हें भारत सरकार कहीं अलग इन्हें सेटल करे। तो उसके तहत हमारे 300 परिवार पठानकोट में सेटल हुए। मैं धर्मशाला जो कांगड़ा ज़िला में पड़ता है हिमाचल में, वहाँ भी सब लोगों के साथ मिलता संपर्क में रहता हूँ। वहाँ पे जो गिलगित के आए हुए लोग खनियारा में रह रहे हैं, जो पिंबर के आए हुए हैं वो योल में रह रहे हैं। ऐसे पठानकोट में 300 परिवार जो हैं ज़िला मीरपुर के हैं, कोटली के भी हैं, उसमें सरसावे के भी हैं, मीरपुर शहर के भी हैं। ये इनमें से अधिकतर लोग जो हैं वो वापस वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जाने का हमारे को मानता नहीं है वहाँ पे। अब मैंने वहाँ अपने पैसे से जगह खरीदने की जब बात चली तो वहाँ पे जाके जगह की मेरी बात हुई जम्मू में, तो कह रहे जी ये जो जगह है ये किसी अलग कैटेगरी में है, ये आप सीधे नहीं खरीद सकते। जो बेच रहा था आदमी, मैं उसे कहा मैं रजिस्ट्री कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो स्टेटसमेंट नहीं है, लेकिन मेरे जो धर्मपत्नी है उसके पास स्टेटसमेंट है, मेरी बड़ी बहू के पास भी स्टेटसमेंट है, वो जम्मू से मैंने शादियाँ करी हुई हैं। मैं कहा उनके नाम से मैं वहाँ पर खरीद लूँगा। तो उन्होंने कहा जी इसकी रजिस्ट्री आपके नाम से नहीं हो सकती, इसकी रजिस्ट्री कराने के लिए पाकिस्तान से किसी मुसलमान को बुलाना पड़ेगा। पहले ये जो ज़मीन जिसके पास है ये उस मुसलमान के नाम रजिस्ट्री करेगा जो पाकिस्तान में रह रहा है, फिर वो मुसलमान आपके नाम से रजिस्ट्री करेगा, वो आगे आपको दे सकता, ये डायरेक्ट आपको नहीं दे सकता। मैं क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ ज़मीनें निश्चित कर रखी हैं जो सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी जो पाकिस्तान से आएगा। जो यहाँ रह रहा है जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट है वो भी उस ज़मीन को नहीं खरीद सकता। मैंने ऐसे ही ये चर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी लोगों से, उनसे भी जो संपर्क में थे, मैंने उनसे बातचीत करी। मैं कहा क्या ऐसा रूल है? उन्होंने कहा हाँ है ऐसा। वहाँ के लोग वो पाकिस्तान से आते हैं, वो यहाँ रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्री कराने के बाद उनको पैसे तय होते थे, भाई तुम्हें इतने पैसे दिए जाएंगे, तुम वापस रजिस्ट्री दूसरे के नाम से कर दोगे। वो रजिस्ट्री करते हैं, उनके साथ रजिस्ट्री करा के वो वापस चले जाते हैं। ये 35 एक इतनी दुर्भाग्यपूर्ण। आपको क्या लगता है सर कि अब क्या ग्रीवांसेस आपके बचे हैं जो कि होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तुरंत सरकार को क्या कदम उठाए जाने चाहिए? इसमें तो मैं तो बहुत ही आशावादी हूँ, आर्मी से हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मौजूदा सरकार मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी उस POJK को अगले 2 साल के अंदर वापस ले लेगी। और जिस ढंग से हमारा पूरा सहयोग है, और हम भी चाहते हैं कि अगर हमें दोबारा रिटायरमेंट के बाद मौका देते हैं तो सारा लॉजिस्टिक हम संभालने को तैयार हैं। और दूसरा, मैं अपने इलाके में आज भी जाने को तैयार हूँ। हमारे यहाँ पे वहाँ पर हमारे बहुत ही संभ्रांत परिवार थे। महाराजा गुलाब सिंह जी के बारल किला एक होता था, बारल किले के वो एक लॉजिस्टिक ऑफिसर थे हमारे ग्रैंडफादर रामजी दास मेहता। और अभी भी हमारे भविष्य में जितने बच्चे हैं हमने उनसे बात की है, और तकरीबन हर परिवार से इस वक्त भी करीब 3000 बच्चे इतने आशावादी हैं कि हम अपने गांव में जाकर एक बार दोबारा बसेंगे। कुछ एक परिवार जिनके सारे के सारे काट दिए गए, कोई नहीं बचा, दूर के रिश्तेदार। और सबसे बड़ी मैं एक छोटी सी इसी मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर मीरपुर साइड और इधर में परिवारों को काटा गया, गोली मारी गई, लेकिन पुंछ के अंदर जितने भी झेलम से लगे हुए ताई, लक्ष्मण पत्तन, राम पत्तर जो क्रॉसिंग थी,
और उधर अंदर गाँव जितने भी गांव थे उनको 1,000 परिवारों को घरों में डालकर जिंदा जलाया गया। आज भी मेरे को ऐसे लोग मिले जो रात को सोते हुए चीखते हैं, सपने में रोते थे। उनमें से कुछ 10-12 बच्चे जिंदा निकल के आए और वो अभी उन्होंने पिछले 1-2 साल में शरीर त्यागा। 1,000 लोगों को। आप शिंडलर लिस्ट की एक फिल्म थी जिसमें यहूदी केवल 900 कुछ मारे गए थे, और मेरे पास ऐसे ऐसे रिकॉर्डेड एविडेंस हैं आई विटनेस के कि कम से कम 20 जगह 1,000 लोगों को जिंदा जलाया गया। घरों में डालकर चारों तरफ से घास फूस को डाला, दरवाजे बंद किए गए। पहले उनको अंदर डाला गया कि आपको सवेरे कैंप में ले जाएंगे, और रात रात में चारों तरफ से घास फूस, मक्का होती थी, मक्का के कटी हुई मक्का थी, इकट्ठा किया, घरों के चारों तरफ लगा के आग लगा दी। और एक बचा हुआ बच्चा कहता था 3 किलोमीटर तक उनके रोने और चीखने की आवाज़ें आती थी उन 1000 लोगों के जलने की। तो कहते थे हम जब पहाड़ी पे खड़े होते थे तो आज इस गांव में आग लगी है, कल उस गांव में आग लगी है। कहते चारों तरफ खाली गांव में आगों का गुब्बार नजर आता था। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि ये जो हादसे हैं भारत में किसी को पता नहीं है। नेहरू जी ने किसी को बोलने नहीं दिया, किसी मीडिया के सामने उनको लाने की कोशिश नहीं की गई, और कांग्रेस ने जिसने बोला उनको दिल्ली में लठ मार मार के मार दिया गया। हमारे पास ऐसे 20 आदमी थे जो दिल्ली में इकट्ठा होकर जब विस्थापित होकर आए तो गुड़गांव में जो कैंप था यहाँ से इकट्ठे होकर आए तो उन्होंने गुड़गांव का कैंप बंद करा दिया, इस कैंप को बंद करा के चक्राता शिफ्ट कर दिया। तो आशावादी तो हम आज भी उतने हैं कि हम इतना परेशान होने के बाद भी अपने घर में मैं आज भी जाना पसंद करूंगा, और हमारे पुंछ के जितने भी लोग हैं सभी जाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर यह सही है कि जिस तरीके से 1947 में या उसके बाद जो पीओजेके के विस्थापित झेलते आ रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है, बेहद दर्दनाक है। उसको लेकर अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये समय बीत चुका है। लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं, हम पीओजेके विस्थापितों की कहानी को, उनके दर्द को, उन पर चर्चा कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, उनकी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों में चर्चा कर सकते हैं। चर्चा होगी तभी सरकार पर दबाव बनेगा, तभी 70 साल से इंसाफ की, न्याय की राह देख रहे पीओजेके विस्थापितों के सपने, उनके घर वापसी के ख्वाब पूरे हो पाएंगे। तभी पीओजेके पर भारत का कब्जा संभव हो पाएगा। तो चर्चा कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।